नमस्कार एवरीवन। एजुकेशनल मैनेजमेंट का सेशन नंबर 3 यानी कि 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और पिछले 2 सेशन में हमने शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना और शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों को लेकर हमने बात की। और आज के सेशन में हम सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। ये एक टेबल के माध्यम से हमने प्रबंध के सिद्धांतों का वर्गीकरण किया था, याद है आप सभी को? इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने प्रशासनिक प्रबंध यानी कि हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों पर हमने बात कंप्लीट कर ली थी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्लास के बाद पीडीएफ की मांग करते हैं तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जिसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या कपिलांश एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर लिखकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट ग्रेड पर क्लिक करें, टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज के सेक्शन को लेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें, फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें और फिर वहाँ उसके बाद कंटेंट और यूट्यूब क्लास पीडीएफ, यहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, पैनल पीडीएफ। साथ ही एनसीईआरटी के से जुड़ा हुआ कंटेंट, आरबीएससी का कंटेंट भी वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट पर आता हूँ, स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहली बात, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया किसने? इसके जन्मदाता कौन? प्रतिपादक कौन? तो आप क्या कहेंगे? F.W. टेलर। पूरा नाम क्या है इनका? फेडरिक विंस्लो टेलर। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। देखिए, कंपेयर करते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने किसको पढ़ा? हेनरी फ्योल को पढ़ा। वो कहाँ से संबंध रखते थे? वो फ्रांस से संबंध रखते थे। ये है अमेरिका से। बात करें हम हेनरी फेयोल की, तो वो खनन इंजीनियर थे। और ये क्या है? टेलर साहब मैकेनिकल इंजीनियर। कंपेयर करते हुए पढ़े आप, ताकि चीज़ें याद रहेगी आपको। अब देखो, इंजीनियर का काम ही ऑब्जर्व करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो इन्होंने सब चीज़ों को देखा, समझा, निष्कर्षों पे पहुंचे और फिर इन्होंने क्या दिए? सिद्धांत दिए। F.W. टेलर का योगदान क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध के इन्होंने सिद्धांत दिए, 4 प्रमुख इनके सिद्धांत थे और उधर 14 सिद्धांत उन्होंने दिए थे। इनकी पुस्तकें अगर आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हैं। एक तो शॉप फ्लोर नाम की इनकी पुस्तक है और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एक बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साहब, चले आगे। और ये 1856 से लेके 1915 के बीच में सब इन्होंने कार्य किया, जन्म से लेके मृत्यु तक। नहीं याद करना, बस ये 2-3 बातें हमको ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सिद्धांत जो है ना, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, इसका मूल आधार क्या है? इसका मूल आधार है दोस्तों, मानसिक क्रांति। आसान भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ इसका। डिटेल से हम आगे बात करेंगे, अभी केवल हम बोलचाल की भाषा में समझ रहे हैं कि मानसिक क्रांति क्या है। आसान भाषा में, सोच बदलो। सोच बदलो, गलती करो, सुधार करो। गलती करके सुधार करो के स्थान पर किसको अपनाओ? वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाओ। अब सोच बदलने से क्या मतलब है, इसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पहले के समय में अगर आप जाएंगे तो आप देखते हैं कि भाई महिलाओं का काम इतना सा ही माना जाता था कि भाई घर गृहस्थी संभालो, खाना बनाओ। आप समझ रहे हैं? गृहस्थ जो कार्य हैं, घर के जो कार्य हैं, वो करने चाहिए महिला को। धीरे धीरे समय निकला, लोगों की सोच बदली, फिर लड़कियां स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी, नौकरी करने लगी, फिर सोच बदली दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? आज आप देखिए, विवाह के बाद महिलाएं भी पढ़ती है और बहुत सारी महिलाएं आपको ऐसी मिल जाएगी जिनके आपके बराबर के बच्चे भी हैं, वो आज भी पढ़ रही है।
मानसिक क्रांति, सोच बदलनी पड़ेगी, परंपरागत तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। यही है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का मूल आधार, मानसिक क्रांति। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन इस तरीके से कि भी मानसिक क्रांति का संबंध किससे है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों से, एफ.डब्ल्यू. टेलर से। बाकी मानसिक क्रांति के ऊपर आगे मैं विस्तृत चर्चा करूंगा अभी आपके साथ। आप केवल ये शब्द ध्यान रखें कि ये वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है, एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखो। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो अपने सिद्धांत दिए उनमें एक बात इन्होंने और कही, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, सोल्डरिंग, जिसका मतलब होता है काम चोरी। अब देखो, काम की चोरी दो तरीके से होती है, एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है व्यवस्थित। प्राकृतिक सोल्डरिंग, नेचुरल, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, उनका काम करने का प्रोसेस स्लो होता है, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे खाना खाएंगे, स्लो प्रोसेस होता है। क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं? आप भी अपने आसपास में कोई उदाहरण याद करिए, आप समझ पा रहे होंगे। ये उनका स्वाभाविक है, स्वभाव है, नेचुरल है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई जानबूझ के करे इस तरह से, तो उसको कहते हैं व्यवस्थित, जानबूझकर। समझ रहे हैं कि आप? जैसे आप आने वाले समय में व्याख्याता बनने वाले हैं, अब किसी का तो पढ़ाने का तरीका ही, मतलब पढ़ाने का तरीका ही धीरे होता है, वो धीरे धीरे ही पढ़ाता है, धीरे धीरे ही लिखता है। लेकिन कोई जानबूझ के, भाई आज प्रिंसिपल साहब नहीं आए तो चलो भाई अब ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। कक्षा में बच्चे कोई बुक उठा के खड़ा करके बोल दिया कि भाई लगाओ, रीडिंग लगाओ, शिक्षक महोदय चेयर पे आराम कर रहे हैं, तो ये क्या है, जानबूझकर काम की चोरी है। और टेलर इसी को रोकना चाहते थे, व्यवस्थित सोल्डरिंग को, जो जानबूझ के की जा रही है चोरी। समझ में आ गई बात आपको? तो ये सोल्डरिंग ध्यान में रखनी है, एक होती है स्वाभाविक और एक होती है जानबूझ के, ठीक है, समझ गए आप? अब आइए सर, वैज्ञानिक प्रबंध के जो 4 सिद्धांत हैं जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं, उनको समझने का प्रयास करता है। ये चारों सिद्धांतों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पहला सिद्धांत है वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक। दूसरा है सहयोग ना कि टकराव। तीसरा है मैत्री ना कि मतभेद। मतभेद के स्थान पे व्यक्तिवाद भी मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। ये 4 सिद्धांत दिए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। पहले का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक। अंगूठा टेक से यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों? रूढ़िवादिता। कि कार्य में अब उस अंगूठा टेक रूढ़िवादी पैटर्न को आपको छोड़ना पड़ेगा और किसको अपनाना पड़ेगा? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों को अपनाना चाहिए ताकि आपको बढ़िया रिजल्ट मिले। पहला नियम यह है, वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक। अंगूठा टेक मतलब वो जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है उसको आप बदलिए। दूसरा है सहयोग ना कि टकराव। नाम से ही पता लग रहा है कि सहयोग की भावना रखो, टकराव मत करो, तभी संस्था के उद्देश्य पूरे होंगे, पूरे प्राप्त होंगे। थर्ड पर है मैत्री ना कि मतभेद। भाई सहयोग करोगे तभी संबंध आपके मैत्रीपूर्ण रहेंगे, और मैत्रीपूर्ण रहेंगे तो मतभेद यहाँ पे नहीं होंगे। और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास करना है। इसमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, लेकिन एक बात समझने की है आपके लिए। क्या? अब ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किए हैं। ये जो कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है ये NCERT का है, मैंने NCERT से ही लिया है। अब थोड़ा सा शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है लैंग्वेज में, वैज्ञानिक पद्धति ना कि अंगूठा टेक। अब NCERT में क्या लिखा है? विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। समझ रहे हो? शब्द थोड़े से आगे पीछे चेंज हो सकते हैं,
आप सोचो ना कि यार आपने यही लिखा है तो यही मिलना चाहिए परीक्षा में। भाव देखना, शब्दों का भाव देखना। यहाँ पे मैंने वैज्ञानिक लिखा है, यहाँ पे विज्ञान लिखा है, ठीक है, और आगे डिफरेंस मिलेगा। दूसरा है सहयोग ना कि टकराव। अब यहाँ पे देखिए सहयोग ना कि टकराव, एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे मैत्री ना कि मतभेद या व्यक्तिवाद। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। अब सहयोग के स्थान पे मैत्री भी मिल सकता है आपको, आप समझ रहे हैं ना। फ्लेक्सिबल रखनी है चीजें, आपको भाव समझना है, क्योंकि अलग अलग राइटर्स की बुक में अलग अलग बातें मिलती हैं। मैं आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी की, भाई सबसे ऑथेंटिक यही माना जाता है। उसके बाद चौथा मैंने क्या बताया, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम कुशलता। अब देखो मैंने कुशलता शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ पे सफलता शब्द का प्रयोग किया है। अब इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता, जबकि मैंने वहां पे कुशलता लिखा है, बात एक ही है। एवं समृद्धि के लिए विकास। अब वहां पे मैंने सफलता यूज किया है, यहाँ पे समृद्धि यूज किया है। तो कंफ्यूज मत होना, भाव माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको। शब्द दूसरे भी परीक्षा में मिल सकते हैं। ये एनसीईआरटी का डेटा, एनसीईआरटी के पीडीएफ भी सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेंगे, एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो इसका गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड जरूर करें, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक के मैं आपको टेस्ट भी यहाँ पे देने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, जैसे इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी हमने चला रखी है। इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज है फर्स्ट पेपर की, वो भी हमने शुरू कर रखी है यूट्यूब चैनल पे, आपने देखी होगी। नहीं देखी तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, लिंक मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ वगैरह एनसीईआरटी के सब कुछ एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो ये थे वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत। बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिद्धांतों के नाम आपको याद रखने हैं। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिया है, तकनीक भी दी है। हेलो, अब मैं क्लास में हूँ, मैं 10 मिनट बात करता हूँ आपको कॉल। हाँ, अब देखो भाई साहब क्या है, सिद्धांत के अलावा एफ डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें भी दी है। तकनीक मतलब टेक्निक्स, और सिद्धांत तो आप जानते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ये जो अभी हमने पढ़े थे ये क्या है, सिद्धांत प्रिंसिपल, ये है टेक्निक्स। जैसे पहली टेक्निक है क्रियात्मक फोरमैनशिप, इंग्लिश में इसको कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। अब एक सवाल यहां से यही बन सकता है, क्या निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। अब जैसे 3 तो इधर से ले लेगा, ये जो 4 नाम हमने लिखे हैं, और एक क्या डाल देगा, क्रियात्मक फोरमैनशिप। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या आ गया। आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ तो है हमने टेलर में क्रियात्मक फोरमैनशिप, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन ये तकनीक है, सिद्धांत नहीं है। अब इसको समझते हैं कि क्रियात्मक फोरमैनशिप क्या होती है। देखिए फोरमैन क्या होता है, इस शब्द को आप समझे। आसान भाषा में फोरमैन का मतलब हमारी लैंग्वेज में होता है सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक। फोरमैन उच्च स्तर का श्रमिक एवं निम्न स्तर का प्रबंधक होता है। क्या लिखा है मैंने, उच्च स्तर का श्रमिक एवं निम्न स्तर का प्रबंधक होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी होती है, तो जो फंक्शन होता है उसमें खाने के लिए कैटरिंग आती है, वेटर आते हैं। अब जैसे मान लो आपने 20 हायर कर लिए, तो आपको क्या लगता है कि सारा काम सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 20 को आप ऐसे करिए, इसको आगे लिखते हैं, जैसे आपने 20 वेटर रखे, तो मैं आपको कहता हूं कि 20 को आप 4 टुकड़ों में डिवाइड करिए पहले। 5 5 5 5, ठीक है, या तो डायरेक्ट 20 ही अपना काम करते हैं, लेकिन 5 5 पे एक क्या रखा आपने, सुपरवाइजर रखा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि भाई ये 5 कैसे काम कर रहे हैं, इनको काम कैसे करना है, ये तुझे गाइड करना है।
तो ये जो एक रखा ना 5 के ऊपर एक, ये क्या है तो श्रमिकी, उच्च स्तर का श्रमिक है और निम्न स्तर का प्रबंधक है, क्योंकि मैनेजमेंट कर रहा है ना इन 5 का। यही तो मैंने बोला। फोरमैन पर्यवेक्षक उच्च स्तर का श्रमिक एवं निम्न स्तर का प्रबंधक है। आ रही बात समझ में? टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप के माध्यम से श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर जोर दिया। आप समझ में आ गई बात? फिर डायरेक्ट 20 अपने हिसाब से काम करेंगे ना तो पूरा रायता फैला देंगे आपकी शादी में, लेकिन 5-5 पर एक ऑब्जर्वर लगा दिया, फोरमैन लगा दिया, तो ये 5 को ये देखेगा कि कैसे कर रहा है काम, कैसे नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप? कब किस मिठाई की सप्लाई करनी है, रोकनी है, तो ये गाइड करता रहेगा, इनको देखता भी रहेगा कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही है फोरमैनशिप। और इसी में क्रियात्मक फोरमैनशिप में टेलर ने ये कहा कि काम को विभाजित करो, डिवाइड कर दो, और जो योग्य व्यक्ति है उसको दे दो योग्यता के अनुसार। विशिष्टीकरण चाहते हैं यहाँ पे टेलर साहब। समझ गए? अब वापस से आप पढ़ लीजिए इसको एक बार। फोरमैन उच्च स्तर का श्रमिक एवं निम्न स्तर का प्रबंधक होता है। टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप के माध्यम से श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर जोर दिया। ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि किस तरीके से इन्होंने श्रम विभाजन किया है टेलर ने। देखिए सबसे ऊपर है कारखाना प्रबंधक। कारखाना प्रबंधक ने क्या किया, काम को डिवाइड किया। नियोजन अधिकारी, उत्पादन अधिकारी, भी एक तो योजना बनाने वाला अधिकारी हो गया और एक ये प्रोडक्शन अधिकारी हो गया, है ना। काम को डिवाइड कर दिया। फिर नियोजन अधिकारी ने भी अपने कार्य को इस तरीके से, निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क, अनुशासक, गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक, मतलब जिस व्यक्ति का जो स्पेशलाइजेशन है उसको वो कार्य दे दिया। तो ये क्या है, श्रम विभाजन ही तो किया है। यही तो मैंने समझा है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। भाई इसकी योग्यता क्लर्क वाली है तो उसको क्लेरिकल कार्य दे दिया, ठीक है, और इनके अंडर में आ गए फिर श्रमिक। तो ये श्रम विभाजन हो गया। आगे बात समझ में? क्रियात्मक फोरमैनशिप क्या है, बस यही है, टेलर ने दिया है और ये टेक्निक है। ठीक है, आगे चलता हूँ। दूसरी तकनीक पर हम बात करेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी तकनीक, जो कि है प्रमापीकरण। कुछ नहीं है, अब आसान आसान है कि व्यक्ति एवं मशीन के क्या निश्चित किए जाए, प्रमाप निश्चित कर दिए जाए। भाई एक स्टैंडर्ड तय कर दो, भाई ये व्यक्ति इतने घंटे काम करेगा, मशीनें इतने घंटे चलेगी, ताकि क्वालिटी बनी रहे। समझ गए? भी प्रमाप स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए। थर्ड, सरलीकरण। नाम से पता चल रहा है कि कार्य को सरल बनाना, अनावश्यक भाग को समाप्त कर देना। भाई अनावश्यक जो चीज है, अनावश्यक भाग है, उसको हटा दो, सरल कर दो, सिंप्लीफाइड कर दो काम को। गति अध्ययन, कार्य के दौरान अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना। गति अध्ययन क्या होता है? ये गति अध्ययन, फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई विद्यार्थी लाइब्रेरी जाते होंगे, और लाइब्रेरी जाते हैं तो आपके पास एक टेबल के ऊपर एक मोबाइल होगा, ऐसा स्टैंड होगा, सॉरी ऐसा, जैसे मेरे पास भी है। अब इस पे आप रख देते हो मोबाइल, ऐसे ऐसे पड़ा रहता है मोबाइल। अब जैसे ही कोई मैसेज आया, इसमें आपके लाइट जलेगी, और फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, और फिर आप देखोगे कि किसका मैसेज आया है, व्हाट्सएप बजा है, स्नैपचैट बजा है, क्या बजा है, फटाफट से आप खोलोगे। पढ़ रहे थे क्लास, आप बंद कर दोगे। तो ये आपकी क्या है, अनावश्यक हरकतें हैं ना। बीच बीच में मोबाइल देख रहे हो और 15-20 मिनट में, अनावश्यक हरकतें। इससे आपकी गति प्रभावित हो रही है। इसलिए आप मोबाइल में टाइमर लगा के देखा करो कि स्क्रीन टाइम कहाँ पे जा रहा है आपका। उससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कई विद्यार्थी 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि 6 घंटे का स्क्रीन टाइम तो मोबाइल को दिया जा रहा है, इंस्टाग्राम खा रहा है। समझ गए? गति अध्ययन। समय अध्ययन, भाई जो कार्य जितने समय में पूरा होना चाहिए उसका अध्ययन करना है। थकान अध्ययन, थकान अध्ययन की एक निश्चित समय के बाद ब्रेक लेना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी मिले। कार्य पद्धति अध्ययन, वही कार्य करने का तरीका, कि भाई कौन सा तरीका, कौन सा मेथड बेस्ट है। और विभेदात्मक मजदूरी पद्धति क्या होती है? ये आसान भाषा में कि भाई योग्य कर्मचारी को ज्यादा पैसे दो,
कम कुशल को कम पैसा दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो योग्य तो लापरवाह बन जाएंगे और अकुशल तो वैसे ही अकुशल है। समझ रहे हो? ये योग्यता के अनुसार उनके वर्ग के आधार पर मजदूरी का डिवाइडेशन करो। आगे बात समझ है? विभेदात्मक मजदूरी पद्धति में जब ये होगा तभी तो आदमी काम करेगा, वरना फिर इक्वल ही रहेगा तो फिर जो एक्चुअल में काम कर रहा है वो भी सोचेगा अभी मुझे क्या मतलब है, पैसे तो उतने ही मिलने हैं। तो यह है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। और एक है मानसिक क्रांति। ये हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, जिसको मैंने क्या लिखा था, सोच बदलो। अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। संगठन में कार्मिकों एवं मालिकों के परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यही तो है सोच बदलो, मानसिक क्रांति। अब देखिए श्रमिकों का, प्रबंधकों का परंपरागत दृष्टिकोण क्या होता है? मालिक क्या चाहता है? काम ज्यादा करवाऊं, ऊपर एरो लगाया मैंने, और मजदूरी कम दूं। यही तो है परंपरागत दृष्टिकोण। और श्रमिक और कर्मचारी क्या चाहता है? काम कम करूं और पैसे ज्यादा मिले। तो भाई इस दृष्टिकोण को तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के पूरक हो। सोच बदलो, यही तो है मानसिक क्रांति। तभी तो संस्था का विकास होगा। आ रही है बात समझ में? यही है मानसिक क्रांति। मन स्थिति में परिवर्तन करने से है, जिससे कि वह एक दूसरे का सहयोग करे, सहयोग हो, टकराव नहीं हो, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो। यही है मानसिक क्रांति दोस्तों। आगे बात समझ में? तो ये है FW टेलर या वैज्ञानिक प्रबंध की टेक्निक्स। और इससे पहले हमने ये सब जो हमने डिस्कस किया ये है सिद्धांत। ये मैं पढ़ के नहीं सुना रहा आपको, ये मैंने समझा दिया है। ये आप आराम से पढ़ना चाहो तो ये PDF में आपको NCERT के नोट्स भी मिलेंगे, आप पढ़ लेना। बाकी मैंने बोल के समझा दिया जो काम की बातें, ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ हमारी पहली स्लाइड पे। ये हमने जो सिद्धांतों का जो वर्गीकरण किया था, वापस से वहीं चलते हैं। ये देखिए यहीं से किया था। वैज्ञानिक प्रबंध हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रशासनिक प्रबंध हमारा हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं नौकरशाही सिद्धांत, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। आइए चलो, ये एक पॉइंट और रह गया। नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ने से पहले एक पॉइंट और रह गया। वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। यह एक विचारधारा होने के साथ साथ तकनीकों एवं सिद्धांतों का समूह है। भाई ये वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हैं, इनको भी पढ़ लेना एक बार। यह विज्ञान, तर्क एवं विश्लेषण पर आधारित है, जानते हैं। यह किसी संगठन में उत्पादकता बढ़ाने पर बल देता है, ठीक बात है। यह मितव्ययिता, सर्वोत्तम तरीके की वकालत करता है। सर्वोत्तम तरीका, अरे टेक्निक्स में पढ़ा था ना, कार्य पद्धति अध्ययन, यही तो है सर्वोत्तम तरीका। और क्या लिखा है? मितव्ययिता, ये देखो भाई, गति अध्ययन, अनावश्यक हरकतों को कम कर दो, समय पे पूरा करो काम, सरलीकरण करो, अनावश्यक भाग को हटा दो। यही तो है कि जो चीजें हैं उसको हटा दो। यह श्रमिक को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखता है तथा वैज्ञानिक तरीके से उसकी कार्यक्षमता में सुधार लाने के पक्ष में है। कॉमन सेंस वाली बातें, अगर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेक्निक आपने पढ़ ली है तो ये विशेषताएं इजीली आपको समझ में आ जाएगी। आ जाता हूं मैं नौकरशाही के सिद्धांत के ऊपर। देखो ये नौकरशाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये वर्ड बोलचाल में भी हम यूज में लेते हैं। क्या होता है ब्यूरोक्रेसी? अधिकारियों का शासन। और नौकरशाही को ही अफसरशाही भी बोल सकते हैं, लाल फीता शाही भी बोलते हैं, नौकरशाही भी बोलते हैं। और नौकरशाही के, ब्यूरोक्रेसी के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर हैं। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ के थे भैया? जर्मनी के थे, जर्मन समाजशास्त्री थे ये, ठीक है? ये दो तीन बातें तो ये हो गई। अब हम नौकरशाही को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं।
देखिए नौकरशाही की विशेषता क्या होगी। पहली, विशिष्टीकरण एवं कार्य विभाजन। वेबर के अनुसार नौकरशाही योग्यता का एक विशिष्ट क्षेत्र है। इसमें कार्यों का विभाजन करके पद धारक को उन कार्यों के संबंध में आवश्यक दायित्व एवं अधिकार सौंप दिए जाते हैं। देखो पद धारक को, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अधिकारियों का शासन। अब अधिकारी भी कई तरह के होते हैं ना भाई, प्लानिंग ऑफिसर है, प्रोडक्शन ऑफिसर है। जैसे शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं ना। तो उनकी पद धारक के आधार पर उनको कार्यों के संबंध में दायित्व भी दे दिए जाते हैं, अधिकार भी सौंप दिए जाते हैं। तो नौकरशाही में भी क्या है, कार्य विभाजन है और विशिष्टीकरण है। और इसी कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण को वैज्ञानिक प्रबंध में F.W. टेलर ने क्या कहा था, क्रियात्मक फोरमैनशिप कहा था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यही तो था, क्रियात्मक फोरमैनशिप, भी श्रम का विभाजन करो। और हेनरी फ्योल ने भी यही बात बोली थी, कार्य विभाजन विशिष्टीकरण का सिद्धांत। इसमें भी दोस्तों पदानुक्रम है, नौकरशाही में भी। नौकरशाही के समस्त पद श्रेणियां स्थितियां श्रृंखलाबद्ध होती है। प्रत्येक निम्न पद एक उच्च पद के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में होता है। कर्मचारी किसी न किसी के नियंत्रण में होता है। अरे भाई स्कूल में ही आप देख लो, चपरासी, एलडीसी, यूडीसी, अकाउंटेंट, फिर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रिंसिपल, ऐसे होता है ना। एक श्रृंखला होती है अधिकारियों की। तो इसमें भी होती है, पदानुक्रम होता है नौकरशाही में भी। निरपेक्ष नियमों की प्रणाली है ये नौकरशाही। नौकरशाही प्रशासन में निरपेक्ष नियमों, विनियमों, कार्यविधियों की स्थिर व्यवस्था के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। संस्था के सदस्यों का व्यवहार अनुशासित एवं नियंत्रण के अधीन होता है। आप ऐसे समझ लो, इसको ऐसे देख लो, एक सरकारी कर्मचारी होता है ना, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, उसका जो प्रोफाइल होता है, वहां पर ये सब नियम अप्लाई होते हैं, है ना। तो हो गया निरपेक्ष नियमों की प्रणाली। भाई आप सरकारी नौकरी लगोगे तो वहाँ आपके पद की कुछ गरिमाएं होंगी, कुछ नियम होंगे। तो वो सारी बातें यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी इसमें नौकरशाही में। आप हर पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नियमों की बात हो रही है ठीक है। अवैयक्तिक संबंध। नौकरशाही प्रशासन में कर्तव्यों का पालन अवैयक्तिक भावना के आधार पर किया जाता है। इसमें भावनात्मक संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। यह आदर्श बुद्धिवाद पर टिका रहता है, यथार्थता पे नहीं। आगे बस मेरे ख्याल से अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भावनात्मक संबंधों का कुछ नहीं होता है। भी आपके जो कर्तव्य हैं उनका आपको निर्वहन करना ही पड़ेगा आपको। योग्यता पर आधारित। इस प्रकार के प्रशासन में सदस्यों का चयन निष्पक्ष योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। इन योग्यताओं की प्राप्ति प्रशिक्षण, परीक्षाओं के पास करने, डिप्लोमा अथवा इन सभी के माध्यम से होता है। भाई आप व्याख्याता बनोगे तो उसकी परीक्षा अलग होगी, सेकंड ग्रेड का अलग सिस्टम है, ट्रेनिंग अलग होती है। यही तो है नौकरशाही, भावनाओं के आधार पर नहीं होता है इसमें। कानूनी सत्ता एवं शक्ति। नौकरशाही में सत्ता या शक्ति संस्था या पद में निहित होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पद की तो माया है। जैसे आपने सुना होगा टीवी वगैरह में, न्यूज चैनल्स में भी आता रहता है, जब हमारे राजस्थान इंडिया में चुनाव होते हैं तो वो कहते हैं ना कि भाई मैं आपको नहीं, आपके पद को सलाम कर रहा हूँ, है ना। जैसे कोई भी पुलिस वाला अगर पीएम को सैल्यूट कर रहा है तो मोदी जी को सैल्यूट नहीं कर रहा, वो प्रधानमंत्री के पद को सैल्यूट कर रहा है। तो यही है कानूनी सत्ता एवं शक्ति, पद में निहित होते हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक पद पर कार्य करता है। जिस शक्ति का वह प्रयोग करता है उसकी वैधता उसे पद से प्राप्त होती है ना। जीवनकालिक उन्नति दृष्टिकोण। रोजमर्रा ही साधारणतया अधिकारियों का एकमात्र पेशा होती है। यह कार्य जीवन कालिक उन्नति का होता है। इसमें जिसमें कार्यकाल की स्थिरता और पेंशन के अधिकार प्राप्त होते हैं ना जॉब वालों को, अधिकारियों को। पदोन्नति वरिष्ठता तथा उपलब्धि पर आधारित होती है, ठीक बात है, जिसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं।
मैंने आपको क्या कहा कि ये सारी विशेषताएं आपको समझनी है, तो आप ऐसे समझ लो अपने आप को कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो और जिस पद पे हो वहां पे आप काम कर रहे हो, वहां पर ये सारी बातें एप्लीकेबल होगी, ये सारी विशेषताएं आपको समझ में आ जाएगी। लिखित अभिलेख। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रशासनिक नियमों, निर्णयों, कार्यवाहियों का लिखित अभिलेख रखा जाता है। ऐसा करने से दो लाभ होते हैं। ये अभिलेख ही प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, बिल्कुल सही है। भविष्य के निर्णयों में इन अभिलेखों का इस्तेमाल संदर्भ के रूप में होता है। नियम, प्रोटोकॉल है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं ये। समझ में आ गई बात समझ सभी को? तो ये हो गए नौकरशाही की विशेषताएं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां से अभी तक प्रश्न नहीं आया है। टेलर से और हेनरी फ्योल से कई बार आ गए हैं, इससे नहीं आया अभी तक प्रश्न। तो चांसेज हैं, इसको भी आप सीरियसली करें, क्योंकि किताबों में भी ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा इसका आपको। अब आओ थोड़ी आलोचना कर लेते हैं नौकरशाही की। नौकरशाही सिद्धांत को मशीन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह संगठन एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया की व्याख्या नहीं करता। भाई नौकरशाही में यही होता है कि भाई तुम्हें ये कार्य करना है और इसको जवाब देना है। तो जैसे एक मशीन काम करती है ना, एक डेली रूटीन वाला, तो वैसा ही सिस्टम इसमें हो जाता है। इसलिए इसको मशीन सिद्धांत भी कहा गया है। अंतःक्रिया नहीं होती, भाई ये नियम है तो करो भाई, ऐसे ही करना है। यह बंद प्रणाली का एक मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें परिवर्तन के साथ समायोजन की क्षमता नहीं होती है। भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आप, ऐसे करना है, ये नियम है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। नौकरशाही के सृजनात्मक घटक उन कार्यों के लिए असरदार नहीं होते जिनमें नवीनता एवं सृजनात्मकता होती है। भाई यहाँ पे तुम कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकते, यहाँ पे आप क्रिएटिव नहीं बन सकते, तो वहां पर ये नौकरशाही एप्लीकेबल नहीं होती जहां पे सृजनात्मकता की आवश्यकता होती, क्योंकि बदलाव तो आप कर नहीं सकते। ये केवल रूटीन कार्यों के लिए लाभकारी होते हैं नौकरशाही। इससे संगठन में जड़ता, लोचहीनता, संकीर्णता, नियमों के बुद्धिहीन अनुगमन पर जोर जोड़ देता है। ठीक है। इससे अधीनस्थों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचती है, क्योंकि वे सिर्फ अपने अधिकारियों के हाथों की कठपुतली मात्र होते हैं। सही बात है। वे तुम अपना कुछ नहीं कर सकते, जो चल रहा है उसको करो, अधिकारियों को जवाब दो, अधिकारी जैसा बोल रहे हैं वैसा तुम करते जाओ। इस व्यवस्था में प्रशासकों का अधिकांश समय कागजी कार्रवाई में व्यतीत होता है। प्रशासकों को ग्लोरीफाइड क्लर्क की संज्ञा दी गई है। ग्लोरीफाइड क्लर्क, यह टर्म दे दी जाए एग्जाम में, किससे संबंध है? नौकरशाही से, वैज्ञानिक प्रबंध से, प्रशासनिक प्रबंध से, नौकरशाही से संबंधित है ये ग्लोरीफाइड क्लर्क। लाल फीताशाही एक ऐसी समस्या है जिसका उद्गम स्थल नौकरशाही ही रही है। वही है ना, टेबल पे फाइलें खिसक ही नहीं रही है, यही है लाल फीताशाही। यह व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि पद पर आसीन व्यक्ति तकनीकी रूप से योग्य ही होता है, परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके आदेश हमेशा सही हो। हाँ सही बात है, भाई पद पे बैठा हुआ हमेशा जरूरी नहीं कि सही आदेश ही देगा। ऐसे में अधीनस्थों के समक्ष विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है और वो किसकी आज्ञा का पालन करें। हो जाता है ना, कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि बॉस ने ये बोला है लेकिन सही नहीं लग रहा, तो कई बार कर्मचारी विरोध भी कर देते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो ये वाली बात है कि सही आदेश निर्गत करने वाला व्यक्ति या अत्यधिक योग्यता वाला व्यक्ति, कभी कभी ये विरोधाभास हो जाता है कि कौन सही है अब यहाँ पे। आगे बात समझ में, ये लाइन भी ध्यान रखना। सही आदेश निर्गत निर्गत करने वाला व्यक्ति या अत्यधिक योग्यता वाला व्यक्ति, इसका संबंध किससे है? नौकरशाही से। कि कभी कभी इस प्रकार का विरोधाभास किस में उत्पन्न होता है? नौकरशाही में। तो ये था सर हमारा नौकरशाही से जुड़ी हुई बातें। ठीक है। अब जैसे आप में से कई स्टूडेंट चाह रहे हैं कि इतना हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, लेकिन जो हैंड रिटन चीजें हैं उनको तो आप लिखा करो। जैसे पूरी स्लाइड पे 3 ही बातें लिखी हुई है ना, तो इनको तो लिख लिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी आप अगर इनका प्रिंट आउट लेना चाहो तो वो ऑप्शन भी आपको दे देंगे डाउनलोड करने का। ठीक है। तो कपिलांश एकेडमी का ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है। और
तीसरा सेशन था ये, 2 सेशन पहले हो गए हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे कंप्लीट वीडियो ऐड है, तो उनको भी आप जाके देख लीजिए। और इस टॉपिक के इस टॉपिक के 4 टेस्ट मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर, आपका स्कोर परीक्षा में बढ़ेगा निश्चित रूप से। और खेल केवल कॉन्फिडेंस का है, तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अभी इसमें बाकी है, बाकी क्या है, आगे के पार्ट हम कवर करेंगे, नव परंपरागत आधुनिक सिद्धांत। एक क्लास अभी और रहेगी इसमें, इनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।